जय हिंद। इसके पहले वाले क्लास में हमने अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा था। उसके तहत हम बताए थे आपको कि लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड के और भी कार्य होते हैं और उन कार्यों को हमने आपको बताया भी था। हमने बताया था कि पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। उनमें से केवल 20 अमीनो एसिड मनुष्य यानी जानवरों के लिए लाभदायक होते हैं, उनका ही उनको जरूरत होती है। उन 20 में से 10 मानव खुद बना लेता है, जिन्हें हम अनावश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं या गैर आवश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं। और 10 अमीनो एसिड को हमें बाहरी खाद्य पदार्थ से लेना पड़ता है, उन्हें हम आवश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं। तो आइए अब प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी वहां से क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए उन 10 का नाम याद रखिएगा, जुबान में रटा हुआ होना चाहिए। आइए अब प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। याद करिए, हमने अमीनो एसिड में भी यही 4 तत्व बताए थे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और उसके तहत हमने अमीनो एसिड के तहत हमने आपको बताया था कि इसमें अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाता है, लेकिन इसमें अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पाया जाता है। इसमें सूक्ष्म मात्रा में आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। यानी बहुत ही कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में आयरन, फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर सबसे अधिक कार्बन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है और सबसे कम हाइड्रोजन होता है। वहीं जब हम फैट में चले थे तो हाइड्रोजन की कैलोरिक वैल्यू ज्यादा थी। क्या आपको वो क्लास याद आ रही है? फैट में हाइड्रोजन की कैलोरिक वैल्यू ज्यादा, ठीक है। न्यूनतम 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि कम से कम 20 अमीनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। ये एक बॉक्स हो गया, इसमें हमने 20 अमीनो एसिड भर दिया। ये अमीनो एसिड है, हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मान लीजिए अमीनो एसिड है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का कार्य अब समझते हैं। प्रोटीन का कार्य समझते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य कोशिका का निर्माण और मरम्मत करना है। प्रोटीन का मुख्य कार्य कोशिका का निर्माण करना है और कोशिका का मरम्मत करना है। इसके तहत किसी भी मनुष्य या जानवर का वृद्धि और विकास होता है। एक नोट आपके सामने है, आइए इस नोट के बारे में जानते हैं। शरीर में जब वसा और कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज की कमी हो जाती है, यानी जब हमारे शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। किसकी कमी? फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट। फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? कमी होगा। तो प्रोटीन अपना मुख्य कार्य छोड़ देता है, यानी तब उस स्थिति में प्रोटीन अपना मुख्य कार्य छोड़ देता है। कौन सा कार्य? कोशिका का निर्माण और कोशिका का मरम्मत करना। कोशिका का यही ना काम है, प्रोटीन का यही ना काम है, कोशिका का निर्माण करना और मरम्मत करना। यानी जब हमारे शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना काम छोड़ देता है, बोलता है ना मेरा काम जरूरी नहीं है, चलिए सबसे पहले इसे एनर्जी देते हैं, और फिर ये प्रोटीन एनर्जी देने लगता है। जब कहीं भी 1 ग्राम प्रोटीन हम इंटेक करते हैं यानी खाते हैं, तो उसके ऑक्सीडेशन से हमें 4.2 किलो कैलोरी वैल्यू मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में भी यही सेम था डिजिट। फैट में कैलोरिक वैल्यू ज्यादा थी, 9.2 किलो कैलोरी। अब हम जान लेते हैं प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। आखिर एक मनुष्य को प्रोटीन चाहिए कितना? आप तमाम जिम वालों को देखते होंगे, वो लोग वे प्रोटीन का सेवन करते हैं, हालांकि वो बहुत खतरनाक होता है। वे प्रोटीन का सेवन हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। आइए जानते हैं प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। अगर कोई व्यक्ति 70 केजी का है, कितने केजी का? 70 केजी का, तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, कम से कम उसे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति 1 केजी का है तो कितना चाहिए प्रोटीन? 1 ग्राम।
यानी हमारे पर केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं अगर 65 kg का हूं तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए? 65 ग्राम। अगर आप 25 किलो के हैं तो कितना चाहिए? 25 किलोग्राम, 25 ग्राम। कोई 40 का है तो 40 ग्राम, कोई 100 का है तो हाथी ग्राम, सॉरी 100 ग्राम। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 80% भाग प्रोटीन से बना है। कितना परसेंट भाग? 80%। अपने आप में ये एक बड़ा वैल्यू हो जाता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है। क्लियर? इस नोट से एक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से किस पोषक तत्वों को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर प्रोटीन होगा। हम आशा करते हैं कि इधर तक आप पूरा समझ लिए। आइए एक नोट जानते हैं। जॉन जैकब वर्जिलियस ने सर्वप्रथम प्रोटीन के बारे में बताया। अब क्योंकि ये प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं, तो इन्हें हम आमतौर पे खोजकर्ता भी बोलते हैं। प्रोटीन का खोजकर्ता। क्या बोलते हैं? प्रोटीन का खोजकर्ता। जबकि जोहानसन मल्डर ने सर्वाधिक व्याख्या दी। खोज कौन किया? जॉन जैकब वर्जिलियस। और प्रोटीन का खोज और सबसे अधिक व्याख्या किसने दिया? जोहानसन मल्डर ने। आइए अब प्रोटीन के प्रकार को जानते हैं। प्रोटीन के प्रकार से हम रूबरू होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। आइए अब सरल प्रोटीन के बारे में जानते हैं। ये प्रोटीन केवल अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से मिलकर बने। कितना अमीनो एसिड होना चाहिए? बहुत बढ़िया, 20 होना चाहिए। आइए इनका एग्जाम्पल जानते हैं। यानी सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा। आइए इसका एग्जाम्पल जानते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एल्बुमिन प्रोटीन। क्या आता है? एल्बुमिन प्रोटीन। ये हमें अंडा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है और ब्लड में पाया जाता है। इसलिए इसे एग एल्बुमिन, लैक्टो एल्बुमिन और सीरम एल्बुमिन। ब्लड ब्लड में से जब हम प्लाज्मा को निकाल लेते हैं, सॉरी ब्लड में से जब हम पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं, ब्लड पार्टिकल को, तो उसे हम सीरम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एग प्रोटीन, लैक्टो प्रोटीन और सीरम प्रोटीन। अब नेक्स्ट है सरल प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल ग्लोबुलिन प्रोटीन। क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन रक्त तथा ऊतक में ये पाया जाता है। हमारे ब्लड में और टिश्यू में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन ये हमारे मसल्स में पाया जाता है, यानी मांसपेशियों में पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है। हमारे मांसपेशियों का केवल 2 कार्य है, एक तो रिलैक्स करना और एक तो पुश करना, बस इसका इतना ही काम है। टोटल मांसपेशियों की संख्या यानी मसल्स की संख्या कितनी होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ह्यूमन बॉडी में टोटल मसल्स की संख्या कितनी होती है? आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कोलेजन प्रोटीन। शरीर का वह भाग जो सफेद हो उसमें पाया जाता है, यानी कोलेजन प्रोटीन शरीर के उस हिस्से में पाया जाता है जो सफेद हो। आइए अब सफेद ढूंढने
चलिए अब इलास्टिन प्रोटीन के बारे में दोबारा समझते हैं। इसको हमने पहले भी बताया था लेकिन थोड़ा डिटेल में बताते हैं इलास्टिन प्रोटीन के बारे में। ये त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के साथ पाए जाते हैं, यानी हमारे स्किन के नीचे पाया जाएगा और मसल्स के साथ पाए जाते हैं। त्वचा और मांसपेशियों को ये लचीला बनाते हैं। अगर हमारे स्किन या त्वचा में ये लचीलापन है तो किस प्रोटीन की वजह से है? इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। अगर हमारे स्किन में लचीलापन है, इसको हम इधर से उधर लचीला बना सकते हैं, खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं, किसके वजह से है? इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। बढ़ती हुई उम्र के साथ ये कम हो जाते हैं और बुढ़ापे का प्रभाव दिखने लगता है। और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो ये प्रोटीन कम हो जाता है और झुर्रियां पड़ने लगती है। झुर्रियां आप देखे होंगे, बूढ़े व्यक्तियों में झुर्री पड़ जाती है। आइए अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ये हमारे गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। पहले भी हमने बताया था ये हमारे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। केराटिन प्रोटीन ये हम बताए थे ये निर्जीव हिस्से में पाया जाता है। जैसे हमारे बालों में पाया जाएगा लेकिन निर्जीव जहां जहां होगा वहां नाखून में पाया जाएगा, ये जो दिखाई दे रहा है। त्वचा के ऊपरी भाग यानी एपिडर्मिस में पाया जाएगा। हम सोचे पिछले भी हम आपको पहले भी समझाए थे लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि चलिए त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में थोड़ा कुछ बता ही देते हैं। पक्षियों के चोंच व पंख में पाए जाते हैं और जानवरों के सींग और खुर में पाए जाते हैं। आइए अब अपने त्वचा के बारे में जानते हैं। ये हमारी कुछ त्वचा हो गई, ये हमारी त्वचा हो गई। मान लीजिए हमारी त्वचा का स्ट्रक्चर है स्किन का। ये आपको दिखाई जो दे रहा है ये इस वाले पार्ट को, ये वाले इतना से इतना वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और ये क्या होता है? निर्जीव होता है, यानी इसमें जीव नहीं होता है, निर्जीव होता है। ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन नॉन लिविंग थिंग होता है, निर्जीव होता है। एपिडर्मिस वाले ही पोर्शन में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे केराटिन प्रोटीन बोला जाता है। केराटिन प्रोटीन। जो व्यक्ति काला होता है उसकी शरीर में केराटिन प्रोटीन की संख्या ज्यादा होती है। कोई व्यक्ति काला इसीलिए है क्योंकि उसके शरीर में केराटिन प्रोटीन ज्यादा है। हम लोग के शरीर में तुलनात्मक रूप में कम केराटिन प्रोटीन है, इसलिए हम लोग सांवले दिख रहे हैं। ये जो केराटिन प्रोटीन होता है ये वाटर प्रूफ और ऑयल प्रूफ होता है। इसके अंदर ना पानी जाएगा ना ऑयल जाएगा। ये हो गया बालों का जड़। इस वाले हिस्से को बोलते हैं डर्मिज। क्या बोलते हैं? डर्मिज। और ये होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। एपिडर्मिज क्या था? निर्जीव। डर्मिज क्या है? सजीव। ये हमारे बालों की जड़ है। डर्मिज से ही हमारे बाल निकलते हैं। ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो डर्मिज है सजीव हिस्सा, यहीं से हमारा बाल निकलता है। क्या आपने कभी अपने बाल को नोच के देखा है? कभी देखिएगा, वो डर्मिज हिस्सा से ही निकलता है और रहता कहाँ है? एपिडर्मिस के ऊपर। डर्मिज हिस्से में ही तेल और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, यानी पसीने की ग्रंथि और तेल की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? डर्मिज वाले हिस्से में। त्वचा का डर्मिज हिस्सा ही आगे चलकर चमड़ा बनता है। जो डर्मिज हिस्सा है वहीं आगे चल के चमड़ा बन जाते हैं। मनुष्य का डर्मिज बहुत पतला होता है। हमारा जो डर्मिज होता है वो बहुत पतला होता है, इसलिए चमड़ा नहीं बनाया जा सकता। वहीं अन्य जानवरों जैसे कोई और जानवर हो गया, उसका जो डर्मिज होता है वो ज्यादा मोटा होता है, तुलनात्मक रूप में मोटा होता है। इसलिए उससे हम बेल्ट बना लेते हैं, चमड़े की चप्पल बना लेते हैं, जूते बना लेते हैं, ये सब चीजें हम कर लेते हैं क्योंकि उनका डर्मिज मनुष्य की तुलना में मोटा होता है। नेक्स्ट, फाइब्रोइन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन, क्या आपने कभी मकड़ियों के जाले को देखा है? वो जाले जिस प्रोटीन से मिलकर बनता है उस प्रोटीन को फाइब्रोइन प्रोटीन बोलते हैं। रेशम के धागों में भी यही प्रोटीन पाया जाता है। यह धागों को मजबूत करते हैं। जो मकड़ी का जाल हो गया, रेशम का धागा हो गया, इसे मजबूत कौन करता है? फाइब्रोइन प्रोटीन। एक नोट है, फाइब्रोइन के साथ ही सेरिसिन प्रोटीन होता है, यानी अगर जहां भी फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जा रहा है वहीं सेरिसिन प्रोटीन भी पाया जा रहा है, जो कि रेशम की धागों में चमक उत्पन्न करता है। और वो धागों में सेरिसिन जो प्रोटीन होता है वो धागों में चमक उत्पन्न करता है। और मजबूत कौन कर रहा है?